सब्जेक्ट के बारे में एक जनरल सी बात आपको बता दी जाए। आपको पता है कि पुरानी स्कीम के तहत होपफुली ये लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद जो स्प्रिंग 2026 आएगी वो मेरे बच्चे नई स्कीम के मुताबिक होगी। और अब तो बड़ा क्लियर है, आप लोगों को आइडिया है ही कि जिन बच्चों का ग्रुप ए पास होगा उनका जो नया पेपर, वो जो रिस्क डाटा वाला जो भी आ रहा है, तो मेरे बच्चे कैफ 3 का वो एग्जेम्प्ट होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बंदा ग्रुप ए का कोई पेपर छोड़ के कोई ग्रुप बी का पेपर रख रहा है, तो मेरे बच्चे वो रिक्वेस्ट यही है कि अगर ग्रुप बी जज्बाती होकर कोई उठा रहे हो शुरू के अंदर ही, और ग्रुप ए का कोई पेपर आपने छोड़ दिया है, तो मेरे बच्चे ये गलती ना कीजिएगा। लाजमी तौर पे ग्रुप ए को कोशिश करें, अगर कोई कोशिश कर सकता है कि चारों कर ले, अगर कर सकता है। अगर नहीं तो कम से कम ये ना कीजिएगा कि ग्रुप ए का कोई पेपर छोड़ के क्या चीज ले लो ना, चाहिए। तो ग्रुप ए का मेरे बच्चे कोई पेपर छोड़ के आपने ग्रुप बी का कोई पेपर नहीं रखना। कई होता है ना कि जज्बाती बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, सी और साथ रख लेंगे, है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ये नहीं कि वो पेपर छोड़ने पे होगा सर वो तो आपसे ही रखा हुआ है सर छोड़ दें, तो छोड़ो ना, सी लॉ को छोड़ो। अगर तो बी लॉ के साथ सी लॉ रखे फिर 4 किए हों, तो उसकी जगह बेहतर यही कि वही जो कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको छोड़ा है ना उसको रख लो। तो 4 वहां से पूरे करने हैं आप लोगों ने। तो 4 पेपर करने का मतलब वहां पे 5 होंगे मेरे बच्चे। तो फिर सर हम बी लॉ छोड़ देंगे, वो छोड़ दो। फिर मसला ये है कि हमने तो ग्रुप ए पास करना है, इसलिए तो आपको बता रहे हैं कि ग्रुप ए अगर हो सकता हो तो कर लो। एक पेपर आपको मुफ्त में मिल जाएगा, और मेरा ख्याल है पीआरसी में भी तो 5 पेपर किसी बच्चे ने पास करके बैठे हैं ना यहाँ पे। सर वो तो सौखा सा था, सारा कुछ था, है। लेकिन बहरहाल ये जितने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है कैफ, उतने सिस्टमेटिक तरीके से पीआरसी नहीं पढ़ाया जाता मेरे बच्चों। तो यहाँ पे जान टीचर भी काफी मार रहे होते हैं, मेन तो आप लोगों का ही मेरे बच्चे इसमें रोल होता है, लेकिन टीचर भी कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो वहां पे मोस्टली सारी एफर्ट आपको पता ही है कि किसकी होती है, टीचर की होती है पीआरसी में या आपकी होती है? वहां पे सारी टीचर्स की होती है, यहाँ पे सारी एफर्ट आपकी है। तो ये थोड़ी सी आपको बात शुरू में बतानी थी कि ग्रुप ए करने की कोशिश कर लो। ले बेटा बिलो कैफ 4 का सब्जेक्ट है। आज हम डिस्कशन हम ही हल्की सी करेंगे, मेन हम पढ़ना शुरू करेंगे मेरे बच्चों। टाइम ज़ाया नहीं करना, आप लोगों का बड़ा कीमती टाइम है, और वैसे ही हमने बज़ाहिर क्लासेस थोड़ी सी लेट शुरू की है, लेकिन इंशाल्लाह 20 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बड़ी तसल्ली के साथ। ये ना समझना कि फड़काया जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो बड़ी तसल्ली के साथ इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स के साथ 20 जुलाई तक मैक्सिमम आपका सिलेबस, चाहे वो बड़ी छुट्टियां हैं बीच में, मुझे आइडिया है, लेकिन इस सिलेबस की औकात ही को नहीं मेरे बच्चे। 1.25 घंटे की क्लास पहली दफ़ा हमने इसको रखा है, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत क्लास लेट हमने शुरू किया वो वजह से शुरू किया ताकि पीआरसी का रिजल्ट भी आ जाए। रमज़ान में बनता ही नहीं था भाई, जिन्होंने रमज़ान में पढ़ना शुरू किया था उनके पास जरा बैठिएगा 2 मिनट, उनको देखिएगा कौन से तीर उन्होंने तीर मार लिए हैं। तो पढ़ना तो अभी शुरू करना है सबने, चाहे क्लासेस पहले शुरू थी चाहे चाहे अब थी। तो खैर, तो 20 जुलाई तक इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी टीचर 31 जुलाई तक खत्म कर देंगे। मैं आपको इसके बता रहा हूँ कि बिलो इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेटा ये थोड़े से आपके क्वेश्चंस होते हैं बच्चे के शुरू के अंदर कि आपको बता दिए जाए, बस जल्दी जल्दी से, बस 5-7 मिनट के अंदर। सबसे पहले मेरे बच्चे थोड़ा सा ओल्ड और नई स्कीम आई कैप भी एक किसी हद तक अब पॉलिटिकल इदारा बनता जा रहा है तो प्रोफेशनल, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो आपको पता है कि हर जगह आई जाती है। जब भी कोई सदस्य सुदर चेंज हो रहा हो ना, तो उसके इलेक्शन उलेक्शन आ रहे हो, इस तरह का मामला, कहीं ना कहीं स्कीम के साथ ये खिलवाड़ करते ही रहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत खिलवाड़ है मेरे बच्चे। पहले एजुकेशन स्कीम 2014 से पहले हमारे ये मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था, और मॉड्यूल बी के अंदर मर्केंटाइल लॉ और मॉड्यूल डी के अंदर कंपनी लॉ का पेपर हुआ करता था। आई कैप ने क्या किया, नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, और इस नई स्कीम के अंदर इन दोनों पेपर्स को मर्ज करके, एजुकेशन स्कीम 2014 थी, इन दोनों पेपर्स को मर्ज करके उस ये मेरे बच्चे कैप 3 था उस वक्त, ये बिजनेस लॉ का पेपर बना दिया इन दोनों पेपर्स को मर्ज करके। उसके बाद नया इलेक्शन आ गया। जब नया इलेक्शन आया तो नई स्कीम आई, तो नए सदर ने सोचा कि भाई वो जो जा रहा था उसने कहा कि नई स्कीम इंट्रोड्यूस कराओ। इन दोनों पेपर्स को दोबारा उसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यानी कि वो जो बिजनेस लॉ का पेपर कभी इकट्ठा किया था, दोबारा उसको क्या कर दिया उसने, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इनको दोबारा से फिर मेरे बच्चे, इनको आया वो हो, हमसे तो पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर दिया नई स्कीम के अंदर दोबारा से इन दोनों पेपर्स को मर्ज कर दिया। अब होगा क्या कि जारी बात है आप लोगों ने ज्यादा फोकस तो यही करना है कि ग्रुप ए आपका पास हो जाए, तो बी लॉ रखा होगा मोस्टली ने, कई ने सी लॉ नहीं रखा होगा। तो हमारा जो नया पेपर होगा ये बिजनेस लॉ का नई स्कीम के अंदर, उसके पार्ट एक होगा पार्ट ए, एक हुआ करेगा पार्ट बी। 50 नंबर का बी लॉ का
पोर्शन हुआ करेगा पार्ट ए के अंदर, और 50 नंबर का सी लॉ का पोर्शन हुआ करेगा पार्ट बी के अंदर। जिस बच्चे ने अभी ये वाला बी लॉ पास किया होगा मेरे बच्चे, उसका पार्ट ए उसको करने की जरूरत नहीं होगी नई स्कीम के अंदर। वो सिर्फ पार्ट बी का जो 50 नंबर का सी लॉ का पोर्शन होगा उसी को वो अटेम्प्ट करेगा। और कई बच्चे ऐसे जज्बाती होंगे जो अभी बी लॉ सी लॉ दोनों पढ़ रहे हैं, अगर खुदा ना खासा वैसे मैं कह रहा हूँ, अगर उसका सी लॉ पास हो गया, बी लॉ रहता होगा, तो फिर वो क्या करेगा, अपना पार्ट ए अटेम्प्ट करेगा, तो दूसरा नहीं करेगा। मतलब यानी कि दोनों हिस्से लहदा लहदा हो। तो फिर अगेन कुछ बच्चे बाद में आए हैं मेरे बच्चे, पार्ट ए जो ग्रुप ए है आपका, अभी उसको पास करने की कोशिश कर लो। अभी रखने हैं जो भी चारों के चारों पेपर रख के कोशिश करना चाहें तो कर लो। खुदा ना खासा देखे अगर कोई दिक्कत हो रही होगी जब आपके एडमिशन फॉर्म जाएंगे ना, उस वक्त आप उस पेपर को ड्रॉप कर दीजिएगा। फ्रीज का ऑप्शन भी है, चाहे आप कहीं और उनसे बात कर लें, कहीं और पढ़ रहे हैं तो सर वो ये ऑप्शन दे सकते हैं आप, वो लाजमी आपको फैसिलिटेट कर देंगे, हम तो दे रहे हैं। आप जब चाहें उस वक्त अपना पेपर फ्रीज करवा लीजिएगा, 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं होता, पूरी की पूरी अमाउंट आपकी फ्रीज कर दी जाएगी। और उसकी कोशिश करके देख लें कि ग्रुप ए, चले मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अगर वो संभाले के तो खुद सोचे ना मोटिवेशन कितनी हाई होगी कि एक आपको गिफ्ट में पेपर मिल जाना है और नया पेपर है, वो किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, किसी ने पढ़ा नहीं होगा, तो आपको सीनियर वो जो होता है ना एक्सपीरियंस टीचर उन सब्जेक्ट के अंदर उसके अंदर मिलने ही नहीं। तो माशाल्लाह जितनी की मेहनत आप कर रहे होंगे उतनी की मेहनत उस वक्त टीचर भी दिन रात पढ़ रहे होंगे बेचारे आपको पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करें, उसको ट्राई करके देख लें, जो बच्चे कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते तो अपनी औकात, हर बंदे को अपनी औकात का पता होता है, मेरा ख्याल आप लोगों को भी अपनी औकात का पता होगा। नहीं ये लफ्ज बुरा है, ये औकात मतलब आप मेरे बारे में, अपने बारे में पता होना इसी को औकात कहते हैं ना। हाँ, तो हर बंदे को अपनी औकात का पता है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता मेरे को। और नियत नहीं करनी, इसकी कोई नेकियां नहीं है, ये नहीं, कोशिश करनी है अगर करनी है, ये इरादा सर मेरा भी है, तो मेरी नेकी लिखी गई। ले बेटा, अब नई स्कीम के अंदर आपको पता है ये वो पेपर है डाटा सिस्टम और रिस्क का जो ऐड होना है। तो जिसका ग्रुप ए पास होगा, ये पूरे का पूरा मेरे बच्चे जो ग्रुप ए है वो सारे एग्जाम हो जाएगा उसको। तो जिसका कॉस्ट, सारी बात है ग्रुप ए में कॉस्ट भी है, तो उसका यहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पड़ा हुआ है ये भी उसका एग्जाम है। सारी बात है, जो जब ग्रुप ए पास कर लोगे, अभी आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी नेक्स्ट जो शक्ल होगी वो कौन सी होगी, मैनेजमेंट अकाउंट। तो जाहिर बात है वो पेपर आपको नहीं देना होगा। ये ना सोचेगा वो नया वो कॉस्ट तो खत्म हो रही है तो हमें पास करके फिर क्या मिलेगा, है तो शायद नया पेपर तो हमें देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो करना पड़ना है, ये तो करना पड़ना, लेकिन वो ये भी तो देना पड़ेगा ना फिर। अगर कॉस्ट नहीं देता कोई फिर तो ये 2 पेपर हैं उसके। लेकिन अगर बी ग्रुप ए का कोई भी पेपर ना किया, ये तो आना ही आना है, कोई भी पेपर छोड़ दो। तो इसलिए मेरे बच्चे मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बेटा अब अगली बात आ गई कि सर हम लॉ क्यों पढ़ते हैं, क्या हम भी छोटे छोटे वकील बनेंगे और जाके अदालतों में अपने केस लड़ा करेंगे? ऐसा कोई नहीं मेरे बच्चे। आपको जरा थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग कह लें, या थोड़ी सी अकल पैदा की जा रही है, ताकि मेरे बच्चे देखो, या तो आप अपना खुद का कारोबार करोगे या किसी का कारोबार चलाओगे, दोनों सूरतों में आपको कानून का पता होना चाहिए। क्योंकि जिसको कानून का पता ना हो और उससे गलती हो जाए कानून की, तो उसकी कोई माफी नहीं होती। ये होता है ना कि बाज़ औक़ात यहाँ पे कोई बंदा वो हेलमेट पहने बगैर सफ़र कर रहा हो मोटरसाइकिल पे, उसको वार्डन रोक ले, वो कहे कि सर मैं तो फलाने फलाने इलाके से आया हूँ, वहाँ पे तो हेलमेट का कोई पता नहीं सर, मुझे तो पता लगा यहाँ पर भी यही है। तो ये तो कानून है, तो कानून का मेरे बच्चे पता, वो शायद वो उसका डबल वो करेगा, तो ये पता ही नहीं कि ये हेलमेट पहनना है, तो शायद डबल उसको फाइन करेगा। तो कानून की अगर कोई बंदा गलती कर दे, कोई खुदा ना खासा किसी बंदे को मार दे, उसको फांसी है, सर मुझे पहले पता था मैं मारता ही ना, तो सर इस दफ़ा तो माफ़ी नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो कहने का मतलब कि कानून की अगर आपने कोई गलती कर दी उसकी कोई माफ़ी नहीं है। सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा कानून सिखाया जा रहा है, वकील बनाना मकसद नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे जाहिर बात है कि यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे तो आपको जैसे कल इवन दैट अभी आपको शायद आपको पता हो या ना हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे बैठे, सुबह कई लोग कई रिक्शे से कोई लोकल बस से यहाँ पे सफर करके आया, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आया है। लेकिन अभी हम इन चीजों को ना फील नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमें इनके बारे में पड़ा को नहीं, ये चीजें होती क्या है। तो जब आप हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता समझ आना शुरू हो जाएगा कि दही खरीदने से लेके जो सुबह सुबह घर वाले भेज देते हैं, तो कल आप घर खरीद रहे होंगे, कहीं पे नौकरियां कर रहे होंगे और आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होंगे, वो सारा कुछ होता क्या है इंशाल्लाह उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी। वो किस वजह से पता चलेगी, यहाँ पे जब आपको समझाया जाएगा। अब जस्ट एग्जाम्पल अज्यूम कर लो, एक बंदा उसका कारोबार है, उसकी उम्र है 15 साल, उसने आपको नौकरी पे रख लिया और आपसे वादा किया कि मैं आपको 20 लाख रुपया पर मंथ सैलरी दूंगा।
उस मालिक की, जो मालिक है उसकी उम्र कितनी है बोला? 15 साल। बड़े आजकल लाखों कमा रहे हैं ये वो यूट्यूबर टिकटॉकर। वैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, बेशर्म लोग तो सारे नहीं है बेशर्म, कोई अच्छे लोग भी हैं, उन्होंने अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। 15 साल उसकी उम्र है, उसने आपको 20 लाख की सैलरी के ऊपर नौकरी दे दी है। आपने कर भी ली उसको, महीना खत्म हुआ, अब वो बंदा मिल भी गया। अब आप उसके ऊपर केस करना चाह रहे हो, तो बाद में पता चलेगा भैया इसके ऊपर तो केस हो ही नहीं सकता है। तो वह ये पता हर एक को नहीं ना पता। ये चीजें आपको, इस तरह की चीजें मेरे बच्चे यहाँ पे सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी कि भैया कुछ जगहों के ऊपर, कुछ चीजों चीजों में कह लो, या कुछ मामलात के अंदर आपको ध्यान रखना है। नहीं बेटा, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि पुराने वक्त में या अब नई किताब के अंदर ये सिलेबस 2 हिस्सों में हुआ करेगा, इसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे, जिसमें 50 नंबर सी लॉ और 50 नंबर बी लॉ होगा। फिलहाल तो 100% ही कौन सा है बोला? बी लॉ। और हमारे यहाँ पे 18 चैप्टर है मेरे बच्चे। ये नाम के साथ थोड़े से 18 चैप्टर हैं। इनमें से मेरा ख्याल है आधे चैप्टर ऐसे होंगे ऑलमोस्ट जो एक दिन में हो जाएंगे, 1 या 2 दिन के अंदर। तो परेशान नहीं होना इस चीज को लेके। तो लेकिन टोटल चैप्टर हमारे कितने हैं? 18। 18 चैप्टर्स को मेरे बच्चे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये वैसे ही समझाने वाली बातें, थोड़ा सा आपको आइडिया। तो 4 हिस्सों में जो डिवाइड किया गया, उसमें सबसे जो पहला मेरे बच्चे ग्रिड होगा, हमारा ग्रिड है। और आई कैप इन चीजों को बड़ा फॉलो करता है। आई कैप ने यहाँ पे बता रखा ना कि किस एरिया में से मैंने कितने मार्क्स का टेस्ट करना है, वो आई कैप ऐसे ही करता है। ये ना सोचना कि ये सिर्फ आई कैप ने यहाँ पे बात कुछ और बताई हुई है, कल कुछ और होगा, ऐसा नहीं होगा। जस्ट एग्जाम्पल मेरे बच्चे, सबसे पहले हमारा ग्रिड ए होगा। उस ग्रिड ए में से आई कैप कहता है कि मैं जो टेस्टिंग करूंगा वो करूंगा 5 से 8 नंबर की। अभी हम देखेंगे ग्रिड ए के अंदर सिर्फ एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो 5 से 8 नंबर का आई कैप में टेस्ट होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है एक ही चैप्टर के अंदर 5 से 8 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हमारा शुरू होगा ग्रेड बी। ग्रेड बी में मेरे बच्चे हमारे जो चैप्टर होंगे वो होंगे 2, 3, 4 और 5। यानी कि 4 चैप्टर हमारे ग्रेड बी के अंदर होंगे। और इसकी वैल्यू देख लेंगे कितनी होगी बोला? 20 से 25 नंबर, इतने का ही टेस्ट होगा। 6 से लेके मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 10 तक ये हमारा ग्रेड सी होगा। इसकी जो टेस्टिंग होगी वो 25 से 30 नंबर वैसे ही करता है क्या। और उसके बाद मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक, खुद सोचें कि इसकी तकरीबन हाफ मार्क्स, यानी कि 50 नंबर मेरे बच्चे ये हैं, और 50 नंबर हमारा सिर्फ इस पोर्शन में से टेस्ट हो। आई कैप ने आज बता रखे, या आई कैप ने मैक्सिमम आर बताए होते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने पढ़ाने के ऊपर इतने लगाए। सारे सब्जेक्ट्स के आर्स देखें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के कितने आर आई कैप ने एलोकेट किए हों। अगर कोई इस मार्केट के अंदर उन आर से ज्यादा पढ़ा रहा है, मेरे बच्चे ये जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ। क्योंकि मेरे बच्चे, बच्चा कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा होता, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहा होता। अगर 2-2 घंटे की क्लासें रखें, हम 200-200 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो मेरे बच्चे यकीन कर लें कि जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि उस बच्चे का सिर्फ एक पेपर नहीं है, उसे बाकी पेपर भी देने हैं। और ये जो आज पढ़ाए गए हैं ना, ये मेरे बच्चे, शायद आप लोग तो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, उस तरह जानते नहीं, ये सिर्फ आपस के कंपटीशन की वजह से बढ़ाए गए हैं। इसमें ये ना सोचा करें कि आपके लिए बड़ा फायदा है, आपका तो नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे जो 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटा क्लास पढ़ रहे हैं, पास वो भी हो रहे हैं। और जो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, पास वो भी हो रहे हैं। और जो घंटा 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, जिनकी क्लास है, फेल वो भी हो रहे हैं। और जो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फेल वो भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, आई कैप के ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है ना, जो आई कैप ने एलोकेट किए, इसको लाजमी जरा थोड़ा सा कंपेयर कर लिया करो। और फिर टीचर से पूछें कि सर ये इससे ज्यादा आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, मैं उनको कब टाइम दूंगा। खैर, इस सब्जेक्ट के लिए आपको कोई ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आधा पौना घंटा घर जाके पढ़ लीजिएगा, ये हम क्लास में तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। ले बेटा, टोटल आपके चैप्टर कितने वाला? 18। 18 चैप्टर्स को कितने ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है? 4 ग्रेड्स में। जो पहला ग्रेड है उसमें कितने चैप्टर हैं? जो दूसरा ग्रेड है उसमें कितने चैप्टर हैं? जो तीसरा ग्रेड है उसमें कितने चैप्टर हैं? और 5 हो गए ना, 6 भी उसमें इंक्लूडेड है। 6, 7, 8, 9 और 10। और जो हमारा ग्रेड डी है उसमें कितने हैं? 8 चैप्टर थे। जो मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर का टेस्ट होगा? 50 नंबर। 50। और जो 11 से लेके 18 तक कितने का टेस्ट होगा? 50। याद रखोगे मेरे बच्चे? तो बेटा थोड़ा सा आपके साथ रिजल्ट शेयर कर दिया जाए। पुराने वक्तों की बात है, कभी बी लॉ इकट्ठा हुआ करता है। ये कहते हैं ना कि कई लोग कि हम बी लॉ तब करेंगे जब इकट्ठा होगा। मेरे बच्चे ये वो बी लॉ है जब ये इकट्ठा हुआ करता। एक दफा ये रिजल्ट भी आया, और उस वक्त सिर्फ फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी, ये ऑनलाइन वाला ड्रामे जो भी, ये उस वक्त नहीं हुआ करता था।
सिर्फ फिजिकल क्लासेस, और एक एक टीचर के हमारे 4 4 5 5 बैच हुआ करते थे फिजिकली, क्योंकि सारी अवाम ही फिजिकल आती थी, ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पायरेटेड लेक्चर, चोरी के लेक्चर, इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ करता था। तो इसलिए सारे के सारे लोग आके पढ़ा करते थे, पूरी जान मारा करते थे। तो आई कैप का रिजल्ट चेक कर लें कि कितने परसेंट आया हुआ है। 13%, यानी कि हर 100 में से 87 बच्चे फेल हुए। ऐसे ही ना मेरे बच्चे, ये देखो ना कितनी खतरनाक बात है। हर 100 में से 87 बच्चे फेल हुए हैं, सिर्फ 13 पास हुए हैं। तो 13% रिजल्ट। ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि टीचर्स ने लास्ट टाइम ही छिड़वा दिया था बीलॉ, कि बीलॉ ना करें, क्योंकि ये दोनों जब इकट्ठे होंगे तभी कीजिएगा। तो अब जब वो नई स्कीम इम्प्लीमेंट हुई, अब वो बच्चे बेचारे मजबूरन कर रहे हैं कि ये अब भी छोड़ देंगे कि यार अब मैं नहीं करूंगा इसको। लेकिन कहने का ये मतलब कि मेरे बच्चे कोई थोड़ा बहुत ना खुद से भी डिसीजन ले लिया कर। सर वो फिर खुद डिसीजन लेते हैं, आप कहते हैं हमारी बात नहीं मानते। टीचर्स ने कहा था हमें, हमने छोड़ दिया उसको। खैर, उसके बाद मेरे बच्चे पहली दफा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ एमसीक्यूज। यहाँ तक एमसीक्यूज भी नहीं हुआ करते थे। आई क्या बड़ा परेशान था बीलॉ को लेकर। वो क्या करता था कि इसके रिजल्ट का हम क्या करें, तो हमसे मशवरे करता था। हम कहते सर पढ़ाते तो हम कमाल का है, यकीन कर लें कमाल का पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा फेल क्यों हो रहा है। वो कहते सर वो तो हमें नहीं पता अब ये फेल क्यों हो रहा है, लेकिन बच्चे को आता सारा कुछ है। आप ऐसा कर लो, शायद लिखने में उसको दिक्कत हो रही है, आप एमसीक्यूज कर दो। हुआ क्या कि आई कैप ने उसको एमसीक्यूज कर दिया, लेकिन एमसीक्यूज 30 नंबर के हुआ करते थे, 15 नंबर के नहीं। जब वो 30 नंबर के एमसीक्यूज आए तो पहली दफा ये, हालांकि ये पहली दफा ये ऑनलाइन वो हुई थी, ये कोविड की अटेम्प्ट थी यहाँ पे, जिसमें बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा, और ऑनलाइन का इतना ज्यादा अच्छा सिस्टम भी नहीं हुआ करता था। तो आई कैप का जो पासिंग रेशो हाईएस्ट आई, जो पीछे था उसे बढ़ के 35% पे चली। फिर जाहिर बात है उससे इंप्रूव भी हुई, कभी कम भी आई, लेकिन करते 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 जो लास्ट अटेम्प्ट है उसमें 43%। तो कमी बेशी होती रहती है। इंशाल्लाह इस दफा 100% आएगा। पता है मुझे, इंशाल्लाह ये आप लोगों ने कहना था, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसका मतलब इसमें इंशाल्लाह कहने की जरूरत नहीं, 100% नहीं आना, ये नहीं होना, क्योंकि अल्लाह चाहते ही नहीं है। क्यों पास करे उस बंदे को जो पढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि जब इंशाल्लाह करेंगे वो भी पास हो गया 100%, आप तो बदवा दे रहे हो, 100% होना चाहिए। इसका मतलब वो भी पास हो जाएगी जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, हो नहीं सकता। और बड़े सारे होते हैं मेरे बच्चे, ये बड़े सारी ऐसी मेरा ख्याल है मेजोरिटी अभी ऐसी है जो पढ़ती पुढ़ती को नहीं। अभी पढ़ना उन्होंने शुरू करना है, रिकॉर्डर लेक्चर लेंगे, इकट्ठे करेंगे पहले लेक्चर्स हैं, फिर फेसबुक पर लिख लिख कर पूछेंगे लोगों को, मैं ये जो मेरे इतने लेक्चर पेंडिंग है उसको मैं कैसे कवर करूं। फिर फेसबुक ये बताएंगे उसको कैसे कवर करो। तो कहने का मतलब कि एक अजीबोगरीब जंग शुरू होनी है अगले दिनों के अंदर जाके रिकॉर्डर लेक्चर वालों के। खैर गोली मारे, आप लोग तो साथ साथ पढ़ते रहिएगा इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना साथ साथ। फिर आपने इंशाल्लाह क्या, इंशाल्लाह यहाँ पे इंशाल्लाह बनता है। ले बेटा, अगली बात आती है कि सर पेपर तो आसान सा है, इसमें लोग फेल क्यों होते हैं। मेरे बच्चे इसमें रीजन ऑफ फेलियर क्या हो सकते हैं कि हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं लेकिन जो पिछला है वो भूलते भी जाते हैं मेरे बच्चे। ये सबसे बड़ा इसमें रीजन है, क्योंकि लॉ है उसको याद रखना जरूरी है। अब होगा क्या मेरे बच्चे, तो इसको सर कैसे कवर करेंगे, उसका एक ही तरीकाकार होता है मेरे बच्चे। आपने क्या करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, जो आपने पढ़ लिया होगा उसको रिवाइज करना है। अच्छा मेरी तो यहाँ पे आदत है ना, इंशाल्लाह हम उसको करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ बातों की हद तक की है, हम जो पढ़ लिया करेंगे, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा ना, मैं इंशाल्लाह उसको भूलने नहीं दूंगा आपको। क्योंकि मुझे सारा ही आता है, मुझे पूरा लॉ आता है। हम करेंगे क्या, 5 7 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया करेंगे, कुछ आपसे सुन लिया करूंगा, कुछ आपको सुना दिया करूंगा। इसलिए भूलने वाला इंशाल्लाह यहाँ पे इस तरह का मामला होगा ही नहीं। आप खुद सोचें, जब आपसे पूछेंगे आपको आंसर नहीं आएगा तो बेइज्जती भी तो होगी थोड़ी बहुत, बंदा महसूस भी तो करेगा कि ये देखें इस बच्चे से सवाल पूछा था, अच्छा बताओ बेटा कौन बंदा जो कांटेक्ट नहीं कर सकता। जब वो नहीं बताएगा तो सारी बातें महसूस तो करेगा, उसको 2 4 बातें कर देंगे ताकि उसको महसूस हो। ऐसे ही मारेंगे तो नहीं, जब बड़े हो गए आप लोग यहाँ से उठ के कभी नहीं आपकी तरफ आएंगे। एकदम मारने मुरने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है आप। सर वो तो कहीं पर भी नहीं होता। ले बेटा, पेपर पैटर्न देख लें अपना। 100 नंबर का आपका पेपर है मेरे बच्चे, उस 100 नंबर के पेपर में से 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं। अच्छा ये 15 नंबर के सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे मेरे बच्चे, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं आते यहाँ, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। अब अगली बात, लाजमी नहीं कि 15 एमसीक्यूज, कोई एमसीक्यूज वो 1.5 नंबर के भी दे देता है, कोई एमसीक्यूज वो 2 नंबर का भी दे देता है। एमसीक्यूज की तादाद कम भी हो सकती है, लेकिन मेरे बच्चे 15 नंबर के मैक्सिमम एमसीक्यूज हैं, वो तो ही 15 नंबर के हैं। क्या रखोगे, और ये याद रखिएगा एमसीक्यूज इतने आसान नहीं होते, थोड़े से बीच में आसान भी होते हैं, थोड़े से मुश्किल भी होते हैं, यानी कि एक मिक्स होता है। एक अच्छी तैयारी तैयारी के साथ ही मेरे बच्चे एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे। यार आप 15 पे आ गए, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। 35 ही रहेगा ना पीछे, वो कर ही लेंगे।
15 तो पक्के हो गए, 15 नंबर, क्योंकि अभी आप वो करके आए हो ना, आप पीआरसी करके आए हो, उसमें तो रौला ही को नहीं था, है। पूरे पूरे नंबर आए होंगे आपके इंशाल्लाह। हाँ। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि सिनेरियो बेस, सिनेरियो बेस मतलब वही जो पढ़ा होगा उसका एक थोड़ा सा देखेंगे उसको, वो सिनेरियो होते भी क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे सिनेरियो होते हैं। माशाल्लाह अभी सॉल्व कर देंगे एक सिनेरियो। तो 15 नंबर के एमसीक्यू, उसके बाद मेरे बच्चे 85 जो मार्क्स होंगे, आई कैप ने उसका भी बता रखा है। आई कैप कहता है कि 85 मार्क्स में से 40% होगा नॉलेज बेस और 60% होगा सिनेरियो बेस। अब नॉलेज बेस का मतलब क्या है कि मेरे बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई सिनेरियो नहीं होगा, एक आधी लाइन का सवाल। और डिट्टो जो आपने किताब के अंदर लिखा होगा, जो याद किया होगा, उसी को दोबारा रिप्रोड्यूस करना है अपने अल्फाजों के अंदर, यानी कि किताब की ही वर्डिंग है। और ये याद रखना, ये डिट्टो वही लिखने की जरूरत नहीं होती जो किताब के अंदर है। ये किताब ऑलरेडी नोट्स की शक्ल में है, ये कानून नहीं है, ओरिजिनल बेयर एक्ट नहीं है, ये नोट्स की शक्ल में है। आप आगे मजीद उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। याद रखोगे इस बात को, अपनी वर्डिंग में लिखना आप लोगों ने। हाँ, कोई डेफिनेशन होती है समटाइम, उस डेफिनेशन को जहां तक हो सके कोई मिलते जुलते अल्फाज यूज करने की वो हमारी कोशिश होगी, हम कर लें उसको। लेकिन वहां पर भी अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। आपने हमेशा क्या करना है, अपने अल्फाजों में जिस तरह अभी तक लिखते आ रहे हो पेपर्स के अंदर, उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो 34 मार्क्स तो मेरे बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं पर आपको तंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब याद किया और उसको लिख दिया। और ये मजे की बात क्या है, तकरीबन कोई 25 से 30 नंबर सिर्फ 3 चैप्टर में से आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और उसके बाद 18 भी रखो, उसमें से सिनेरियो नहीं आता। ये सारा तकरीबन इसी से कवर हो जाए, तकरीबन 30 मार्क्स तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये मैक्सिमम, और मजे की बात है, ये कोई 3-4 सफ़े का है, ये 3-4 सफ़े का है, ये 3-4 सफ़े का है, ये चैप्टर नंबर 1 कोई 7-8 सफ़े का है, यानी कि मैक्सिमम कोई 12-13 सफ़े। और यहाँ से तकरीबन कोई 30, बड़ी आसानी के साथ 30 नंबर। और उसके बाद साथ क्या पढ़े हुए हैं, एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं। तो शायद बाकी आप ना भी करें तो यही कर लें, आप पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन फिर वापस आए, उसके बाद मेरे बच्चे 51 मार्क्स के आएंगे सिनेरियो बेस। अब अगली बात आती है कि सर सिनेरियो बेस मतलब एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम आपके अंदर वो डर का माहौल पैदा करते हैं टीचर लोग, ओए एप्लीकेशन सिनेरियो, बेटा ये मेरे अलावा तो काम चल रहा ही नहीं। आप गलत है मेरे बच्चे। जिस बंदे का नॉलेज बेस बेहतर होगा उसका मेरे बच्चे सिनेरियो बेस इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सिनेरियो सॉल्व होता है नॉलेज से। अगर नॉलेज ही नहीं तो सिनेरियो कभी सॉल्व नहीं होगा। अब मेरे बच्चे मैं आपको देता हूं एक नॉलेज, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिनेरियो सॉल्व करते हैं और फिर देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एक, हमारे सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके पढ़ेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए। अब ध्यान रखना आपने, अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए और वो किसी को मिल जाए, जिस बंदे को वो चीज मिली है, जिसको वो गुमी हुई चीज मिली है, जब तक मालिक ना मिल जाए उसी के पास रहेगी। ये आपके सामने एक नॉलेज रखा है, अगर किसी की कोई चीज गुम जाए, जब तक मालिक ना मिल जाए, जब तक उस चीज का मालिक ना मिल जाए उसी बंदे के पास रहेगी जिसको वो गुमी हुई चीज मिली। याद रखोगे मेरे बच्चों, नॉलेज मिल गया आपको, याद कर लिया आपने, दोबारा गौर कर लो, सोच लो। अब मैं आपके सामने आई कैप का सवाल रखने जा रहा हूँ। ना मान शर्मा, लो भाई, इसको मिल गया गुमा हुआ सेब, इस्तेमाल कर लिया इसने, खा लिया, रोए मुक्का। उसको नहीं नहीं मेरे बच्चे, वो आपकी आपकी है ही नहीं, आप क्यों इस्तेमाल करेंगे उसको। पढ़ेंगे ना उसको, कानूनी तौर पे पढ़ेंगे वैसे, वो लेता मामला। और फिर वो थोड़ा सा जिक्र, वो यूट्यूब के लेक्चर हलाल हराम, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। बनता नहीं है क्योंकि कोई आलम शालम तो है नहीं, लेकिन कानूनी तौर पे बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको कानूनी तौर पे थोड़ी सी चीज बता दूंगा, ताकि जरा आपके मन जरा थोड़े से हौले हो जाए। क्योंकि यूट्यूब के लेक्चर तो आपने देख रखे हैं, हराम काम तो कर रखा है, ताकि वो जरा थोड़ी सी आसानी हो जाए। ले बेटा, चले ये दोबारा याद रख, सुनो, देखो, जिसकी, ये मैंने लिखा गया है। जिसको कोई गुमी हुई चीज मिले,
चीज मिली है, जब तक मालिक ना मिल जाए उसी के पास रहेगी। ये क्या है? नॉलेज। कोई आज कुछ सीखने को मिल गया, नॉलेज मिला है। आई कैप के सवाल की तरफ आ जाए। ये आई कैप का सवाल है, ये ना समझना कि, और सिनेरियो बेस्ड सवाल है। सिनेरियो बेस्ड सवाल। हुआ क्या, एक मिस से किसी फंक्शन में, मान लो कि कोई किसी किसी होटल के अंदर कोई फंक्शन चल रहा था, तो उसको वहां पे एक रिंग मिली मेरे बच्चे, एक डायमंड रिंग मिली। उसने क्या किया, उसने उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश की, उसका मालिक मिला ही नहीं। ये मिली है मिस ए को, एक डायमंड रिंग गुमी हुई। उसने होटल मैनेजर को जाके या होटल के मालिक को जाके वो रिंग दे दी। उसने कहा कि ये रिंग मिली है मुझे यहाँ से, तो आप इसके मालिक तक पहुंचा दें। तो वो जो होटल मैनेजर था उसने वो रिंग अपने पास रख ली। 2-4 दिन के बाद ये मिस ए उस होटल मैनेजर के पास गई और उसको उससे जाके पूछा कि सर बताएं, क्या वो मालिक मिल गया उसका रिंग का? उसने कहा कि नहीं, अभी ढूंढ रहे हैं, अभी नहीं मिला। तो इस मिस ए ने कहा कि चलें फिर वो रिंग मुझे दे दे। उसने मैनेजर ने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा, तो मालिक को नहीं। मिस ए कह रही है कि वो रिंग मुझे दे, मैनेजर उसको वो रिंग नहीं दे रहा। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, ये रिंग मैनेजर के पास रहेगी या मिस ए के पास? ये रिंग मैनेजर के पास रहेगी या मिस ए के पास? जो कह रहे हैं मैनेजर के पास, हाथ खड़ा करो। और अगर कोई टूटे हाथों वाला हुआ ना यहाँ पे मैं बता रहा, होता ना कि दोनों सूरतों में किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया, मैं वो टूटे हाथों वाला है, ऐसा कोई ना होगा। और जो कह रहे हैं कि मिस ए के पास रहेगी, वो हाथ खड़ा करो। ठीक है। अब जरा दोबारा नॉलेज की तरफ जाते हैं। नॉलेज हमने क्या इकट्ठा किया था कि अगर किसी को गुमी हुई चीज मिले, जब तक उस चीज का मालिक ना मिल जाए, वो उसी के पास रहेगी जिसको वो गुमी हुई चीज मिली है। बेशर्मो है ये मैनेजर वाले जो हो, मुझे बताओ ये चीज मिली किसको थी? है, किसको मिली थी? तो किसके पास रहेगी? आई कैप का रिजल्ट भी इतना ही है। अप्लाई हमने नॉलेज नहीं किया है, ऐसे ना मेरे बच्चे। तो आपको लग रहा हो ना, जस्ट आपको डेमो दिया है मेरे बच्चे। पहले नॉलेज, उसको क्या करना है, सिनेरियो, ये सिनेरियो था, ये जो ये क्या है, ये आपके सामने सिनेरियो है, ये हमने अप्लाई किया उसको। अब अगली बात आती है कि लॉ के अंदर हम आंसर कैसे क्या करेंगे। मैं यहीं पे बताता हूँ आपको, बताऊंगा वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस तरह की सिनेरियो होगा ना, उसका आंसर कैसे किया करेंगे। सबसे पहले हम उसको कानून बताया करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ना है। फिर हम क्या करेंगे, लॉ की वो प्रोविजन बताएंगे अपने अल्फाज के अंदर, कि अगर किसी को इसी तरह कोई चीज मिले, तो जो उसका फाइंडर ऑफ कोर्स होगा उस चीज को अपने पास रिटेन करेगा जब तक मालिक ना मिल जाए। ये कानून पहले बताएंगे। अब फिर आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब सिनेरियो में हम क्या यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि वो चीज मिली थी मिस ए को, तो इसलिए उस चीज को रखने का हक किसके पास है? तो मिस्टर, अब आगे कंक्लूजन देंगे, मिस्टर एम को ये जो रिंग है वो किसको वापस करनी होगी? मिस ए को। तो इस तरह हम आंसर किया करेंगे उसको। तो नॉलेज, नॉलेज से क्या सॉल्व होना है? सिनेरियो। अगर आप खाली सिनेरियो के बारे में परेशान होंगे तो मेरे बच्चे, जाहिर बात है उसका कोई तुक ही नहीं बनता। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसी तरह के सिनेरियो होते हैं। यही है मेरे बच्चे, क्या रखोगे? और खुदा का खौफ करो, वो मैनेजर वाले, फिर मैं कह रहा हूँ बेशर्मो। अच्छा ये मैं प्यार से कहता हूँ, ये ना कहना कि बेशर्म, तो वैसे कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, ना कहूँ आप लोगों को, लेकिन आप हरकतें ऐसी करते हैं, तो फिर मुझे कहना पड़ता है। आप खुश हो तो मैं इस तरह क्या लफ्ज बोलूँ आप? प्यारे बच्चे, अरे बच्चे तरह कहेंगे, मैं गलत बताऊंगा। ले बेटा, समझ आ गई नॉलेज बेस और सिनेरियो बेस की। और आई कैप में सवाल कैसे सॉल्व किया करेंगे, सबसे पहले कानून बताया करेंगे सिनेरियो बेस में। कानून क्या कहता है अपने अल्फाजों में, अकॉर्डिंग टू फलाना लॉ। फिर हम क्या करेंगे, उसको सिनेरियो को कानून को सिनेरियो से लिंक किया करेंगे, यहाँ पे हुआ क्या है। क्योंकि गुमी हुई चीज किसको मिली है? मिस ए को, इसलिए किसके पास रहनी चाहिए? मिस ए के पास। फिर हम अपना रिजल्ट दिया करेंगे, वो जो उनके दरमियान लड़ाई थी, तो उसका रिजल्ट देंगे कि अब ये रिंग किसके पास होनी चाहिए? मिस ए के। मुश्किल तो नहीं ना? ले बेटा, और ये आई कैप ऐसे ही करता है मेरे बच्चों। 51 मार्क्स। अच्छा इसमें ये भी देखेगा कुछ जो सिनेरियोज हैं,
जो एमसीक्यूज है वो उसमें वो तो अलग ही है ना, वैसे तो 15 नंबर के एमसीक्यूज, ये जो सिनेरियो है एमसीक्यूज के अंदर भी अब आपको काफी नजर आएंगे, लेकिन वहां पे आसानी ये होती है कि नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम करीब पहुंच ही जाते हैं। लेकिन दुख तो ये होता है कि जब हम 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होता, और बाज का चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, जो कि अभी तक आई 2 जो आपके साथ पीआरसी में हुआ, खासतौर पे आई टू बी के अंदर चारों के चारों ऑप्शन ही सही होते थे, ऐसे ही। ले बेटा, कोर्स कवरेज प्लान हमारा क्या होगा, कैसे हम कवर करेंगे उसको। क्योंकि मेरे बच्चे हमारे यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, क्योंकि आप एमसीक्यूज देखे आए हो, जिन बच्चों ने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को पढ़ा उनको पता चल गया होगा कि थ्योरी के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आई कैप क्या करता है कि अपने जो किताब के अंदर लाइनें लिखी होती हैं उन्हीं लाइनों को उठा के एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस हैं उसमें यूज करता है। इसलिए मेरे बच्चे मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता बी लॉ या सी लॉ के पेपर के अंदर। हम हमेशा आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को ही पढ़ेंगे, उसी को फॉलो करेंगे, एक एक लफ्ज में आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए ये ना कहना कि वो मुश्किल है, मुश्किल तब होगी जब मैं किसी लाइन का एक लफ्ज भी नहीं छुड़वाऊंगा इंशाल्लाह। हो ही नहीं सकता एक लफ्ज में आपको छुड़वा दूं, क्योंकि मुझे आपकी औकात का पता है। मतलब अभी आप बच्चे हो ना, अभी नए नए आए हो इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ना है, हर एक 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 लफ्ज को हम रीड करेंगे इसी तरह यहाँ पे पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं होगा आई2बी की तरह कि मैं आपको 7-8 चैप्टर पढ़ा दूं और बाकी 2-4 चैप्टर आपको कह दूं रिकॉर्डिंग दे दूं, इस तरह का। मैं बार बार आप क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे मुझसे पढ़ते को नहीं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, कहते इन्होंने पता है आई2बी के साथ हमारे साथ क्या किया था, है इन्होंने 5-6 चैप्टर पढ़ाए, 2-4 चैप्टर इन्होंने पढ़ाए, रिकॉर्डिंग दे दी, अच्छा वो बेशर्म पास भी हो गया। भाई यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको पास करवाना है। अच्छा कई होंगे सर नहीं नहीं ये तो नॉलेज हमारे आगे काम आएगा, भाई आगे तेरे खा काम आएगा, पेपर तक तो तुझे याद नहीं होता कुछ भी, पेपर दे दिया उसके बाद वैसे भूल जाता 2 दिन में, है? तो पता नहीं क्या याद रख के करना क्या है। मेरे बच्चे सिर्फ एक ही काम करना है, पास करना है। दुनिया में क्या हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है, किताबों में क्या चल रहा है वो कुछ और है। इसलिए पेपर पास करो, आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाओ, वहां पे जो सीखोगे ना वही आपके काम आएगा। क्या रखोगे इस बात को। तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, उसके बाद मेरे बच्चे आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के 18 चैप्टर्स हैं, आपको 18 के 18 चैप्टर्स के चैप्टर वाइज पास पेपर दे दिए जाएंगे। उन पास पेपर्स के आखिर के ऊपर सॉल्यूशंस भी हैं। एक दफा लास्ट उसके अंदर ना एक बच्चे का काफी देर के बाद मुझे वो आया कि सर वो इन पास पेपर तो आपने दे दिए, इनका सोल्यूशन कब देंगे। बड़ा दुख हुआ भाई, इन सबके सोल्यूशन लास्ट पे दिए हुए हैं तो अब उस बच्चे ने बेचारे ने सारे पास पेपर पता नहीं अच्छे खासे कर लिए होंगे या पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्हीं जो सॉल्यूशंस हैं जो पास पेपर्स हैं उनके लास्ट पे उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। क्या रखोगे। तो आई कैप के जो पास पेपर जितने भी हैं पुराने पास पेपर से लेकर लेटेस्ट तक वो सारे मेरे बच्चे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 अटेम्प्ट उसके रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है जो लास्ट हमने किए थे यहाँ पे क्लास के अंदर, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हैं वो हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ताकि आखिर पे आपको पता चले आपने कुछ किया भी है कि नहीं। यहाँ पे भी इंशाल्लाह जो लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला है, इसी अटेम्प्ट का पेपर वो इंशाल्लाह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मटेरियल कौन सा यूज करना है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। उसके बाद जो पास पेपर होंगे आपको ये मोर देन सफिशिएंट है, याद रखना। आई कैप की जितनी किताबें हैं वो पेपर पास करने के लिए, जितना मटेरियल आई कैप ने दिया हो ना पास करने के लिए काफी है। बिलीव मी, वल्ला अल्लाह दी कसम, जितनी किताबें आई कैप ने दे रखी हैं वो पेपर पास करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि आई कैप को थोड़ी पता कि बच्चे कुछ और भी पढ़ेंगे, उसको तो पता है कि ये मैंने दे दिया, अब इसके लिहाज से बच्चे ने तैयारी करनी है और इतना कि मैंने उसको मटेरियल देना है कि वो पेपर पास कर ले। पहले क्वेश्चन बैंक अलहदा हुआ करते थे, ये बी लॉ सी लॉ इन सारे सब्जेक्ट्स के। अब आई कैप ने कुछ सब्जेक्ट्स के अभी भी क्वेश्चन बैंक अलहदा रखा हुआ, जैसे टैक्स है उसका क्वेश्चन बैंक अलहदा रखा हुआ, और बाकी के सबके क्वेश्चन बैंक उन्होंने किताब के अंदर ही मर्ज कर दिए। यानी कि अब ये जो किताब आपके पास होगी इंशाल्लाह कल से, उसमें क्वेश्चन बैंक के जितने भी यानी कि जो रेलिवेंट जितना है वो खाली किताब आपको पेपर पास करने के लिए काफी है, उसी में पास पेपर है, उसी में एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस के लिए उन्होंने एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। पास पेपर के जितने अभी तक एमसीक्यूज है ना, स्वाय ये 2 के अटेम्प्ट छोड़ के पिछली सारे एमसीक्यूज किताबों के अंदर आपके हैं। आई कैप के एमसीक्यूज जितने भी हैं वो आपको पास पेपर के अंदर नजर नहीं आएंगे, एमसीक्यूज वो किताब के अंदर ही है। याद रखोगे इस बात को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी बड़ी बात मैंने क्यों की है मेरे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ ये तो हमारे कारोबार हैं, किताबें बना बना के उसको बेचे, जब नई स्कीम आएगी हम भी बनाएंगे अपनी, हम भी कमाएंगे हैं। हाँ कारोबार, हमारा दिल नहीं करता, हम भी कमाएंगे। अभी आप लोग आए हो, आपको कहता मेरी किताब कल ले ली आपसे, जैसे कल आप किताब खरीदते साथ ही मेरे अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता, इतना मैसेज कमाल हो गया, तो मेरा भी दिल करता, मैं इंसान नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं मजाक कर रहा। नहीं बेटा, तो आई कैप की किताब काफी है।
और जिस बंदे ने कोई और किताब यूज की, हम उसको कहते हैं सौखी किताब। तो सौखी किताब वाले बंदे हमसे कभी कोई सवाल ना पूछे, मेरी किताब में क्या है, उसकी किताब में जो भी है कर ले यूज उसको, लेकिन मैं जहां पे नजर आएगी मैं उसको मजाक करूंगा, उसको तंग करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे बनता नहीं। क्योंकि टीचर की तो माननी नहीं, मेरे रूममेट ने फलानी किताब पढ़ी है मैं भी वही पढ़ूंगा, टीचर की नहीं मानना। तो मेरे बच्चे टीचर ने जो कह दिया कोशिश करें उसी को यूज करें। ले बेटा, ये लाइव का आपको जानते हैं कि हमारी क्लासेस साथ साथ लाइव हो रही होती हैं, जो बच्चे घर बैठ के भी पढ़ना चाह रहे हो तो उनको ये सारा कुछ, क्योंकि आपको पता ही कि मेरे बच्चे रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं, वो अभी सबसे बड़ी जो बीमारी है ना फेल होने की, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, और वो पेंडिंग वाले रिकॉर्डेड लेक्चर खास तौर पे। तो कम से कम हम यहाँ पे ये नहीं कि हम बहुत अच्छे यहाँ पे कैमरे वाले खड़े हो फलाना पूरी फुल मॉल, गोली मारो उस बात को, ये तो पेपर पास करना है। आज हम रिकॉर्ड करें 2-3 दिन के अंदर उसको एडिट करके फिर अपलोड करें, बच्चे के दिमाग में पहले ही होता है कि कोई रिकॉर्डेड ही मिलना है, मैंने कौन सा कोई लाइव अटेंड कर। अब यहाँ पे ये होता है कि जो क्लास अभी चल रही है, जो बच्चे लाइव घर में बैठे हैं वो भी यही अटेंड कर रहे हैं, तो उनका कोई पेंडिंग लेक्चर नहीं होता। तो ये एक फायदा होता है उसके अंदर। खैर, तो बेटा आपका पेपर किस दिन होगा? 2 सितंबर को आपका पेपर है इंशाल्लाह। इस दफा अनफॉर्चुनेटली 1 सितंबर को ही आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। जो पहला मंडे होता है ना, जैसे मार्च और सितंबर का जो पहले मंडे होता है उस दिन पेपर शुरू हो जाते हैं आपके कैफ के। इस दफा जो फर्स्ट मंडे आ रहा है वो पहली को ही आ रहा है। तो ट्यूसडे को आपका ये पेपर है 2 सितंबर को इंशाल्लाह। ये तारीख आपने याद रखनी है, यहाँ पे जब हम सिनेरियो बोला करेंगे तो उसमें अक्सर जो तारीख इस्तेमाल होगी वो 2 सितंबर इस्तेमाल हुआ करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना जाके 2 सितंबर को, तो ये 2 सितंबर की तारीख याद रखिएगा। लेकिन अगली बात वही, यहाँ पे I2B की तरह उतना तो नहीं, उस तरह नहीं होता कि आप, क्योंकि I2B के अंदर भी जो क्यूरी पूछे वो बंदा है, उसकी क्या कौन सी क्यूरी होती है, लेकिन यहाँ पे क्यूरीज होती है मेरे बच्चे, वहां पे भी हो सकते हैं, बंदा मतलब वो समझ नहीं रहा चीजों को सही तरीके से। तो यहाँ पे तो मेरे बच्चे जेन्युइन क्यूरीज होंगे। आपके ग्रुप्स ओपन होंगे, जो आपके बनाए गए हैं ग्रुप्स, आप उसके अंदर क्यूरी पूछे ज्यादा अच्छी बात है, ताकि बाकी बच्चों का भी फायदा हो। और लेकिन अगर कोई ना वहां से ग्रुप में पूछना चाहे तो मुझे उसी तरह क्यूरी भेज देगा, तो इंशाल्लाह कोशिश होती है कि रात को 12 बजे से पहले पहले उसको यहाँ पे आ जाएगा रिप्लाई, ये ना समझना कि रिप्लाई नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ना हो क्वेश्चन मार्क लगा के भेजिए, कहना ये चाह रहा हूँ। ठीक हो क्या मेरे बच्चों? नंबर मेरा ख्याल है कि ग्रुप के अंदर होगा मेरा, अगर ना हो तो ये जो इस तरह का नंबर है वो मेरा है, एक ही नंबर है मेरा, तो इस पे ले पढ़े ना। पढ़ेंगे नहीं, आज किताब से कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो कल जब आपके पास किताबें होंगी तभी पढ़ेंगे। कोई थोड़ी सी चीजें शुरू तो करें ना, है क्या। लो बेटा, 2 अल्फाज हैं जो शायद अक्सर आपने सुने होंगे, एक है लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट, एक है लफ्ज एग्रीमेंट। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा एग्रीमेंट हो गया, अक्सर लोग कहते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये 2 लफ्ज हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन इन दोनों अल्फाजों में कुछ फर्क है। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। तो इस तरह की चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे सीखेंगे, इसमें क्या फर्क है, कैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे बच्चे हम पढ़ेंगे। तो मेन हमारा यहाँ से चैप्टर नंबर 2 से लेकर, हम चैप्टर 1 बाद में करेंगे, आखिरी दिन, आखिरी दिन जब आपको बिरयानी खिलाएंगे तो उस दिन हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। लाजमी नहीं बिरयानी हो तो। और PRC में तो यार वो माशाल्लाह वो जितने बच्चे होते हैं उनको बिरयानी खिलाई तो फिर तो दिवालिया निकल जाएगा। हाँ, मैंने PRC वैसे भी छोड़ दी है पढ़ानी, सिर्फ किस वजह से, ना ना, वो 6-7 चैप्टर पढ़ाते हैं, बाकी छुड़वा देते हैं, इनसे मैंने लॉ नहीं पढ़ना, और मैं वो पूरे पढ़ा ही नहीं सकता, मैं वो कभी पढ़ाने ही नहीं थे पूरे। 1-2 क्लास में मैंने पढ़ा दी तो रिकॉर्ड करके रख ली थी, आखिरी रट्टा था भैया, मशीन कैसे चलती है मैं क्या बताऊं। बंदे बनो। तो बेशर्मी नहीं, मतलब ऐसी चीजें बताए जो समझे, समझाने वाला सारा पढ़ लिया था हमने। चले, ले बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है मेरे बच्चे, ये जरा थोड़ा सा, जितनी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी कोई इरेलीवेंट बात नहीं होगी, ये याद रखना। ये ना सोचना कि सर ने अभी शायद कोई ऐसी वैसी बात की है तो काम की बात बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। जो चीज बताई जा रही है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है आप। ले बेटा, जरा शुरू करते हैं। अज्यूम कर लो
एक मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए के पास हम कहते हैं एक गाड़ी है, और मिस्टर ए इस गाड़ी को बेचना चाह रहा है। एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी को एक गाड़ी चाहिए, यानी कि ये बायर है, ये चाहता है कि मैं गाड़ी खरीदूं, और ये एक सेलर है जो गाड़ी बेचना चाहता है। अब हुआ क्या कि मिस्टर बी को कहीं से पता चला कि मिस्टर ए शायद अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा है। मिस्टर ए ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। मिस्टर बी ने अलमारी खोली, उसमें से 10 लाख रुपया निकाला और ला के मिस्टर ए के वहां पे सामने रखा, और उसे को कहा कि चल मुझे चाबी दे। तो कहा कि हुआ क्या है? कहता मैंने तेरी गाड़ी खरीद ली है, पकड़ 10 लाख रुपया और वो चाबी दे दो। कहता भाई कोई बातचीत तो कर। कहता कर तो ली, पकड़ 10 लाख रुपया, गाड़ी तू बेचनी है ना? कहता हाँ बेचनी तो है। कहता ले ना पकड़ 10 लाख। कहता ऐसे कैसे होता है? कोई बातचीत कर, कोई मुझे, मैं इतने में क्यों बेचूं? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अब जस्ट एग्जाम्पल, मेरा यहाँ पे मोबाइल पड़ा हुआ है, कोई बंदा अपनी जेब में से 200 रुपया निकाले, यहाँ पे रखे और मोबाइल ले जाए। मैं देखता हूँ यार ये क्या है, कहता सर इतने का ही है, मैंने खरीद लिया। सर ये कई सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका फायदा है, तो यहाँ पे 150 रुपया रखे, इसको ले जाए, इसलिए हमारे वहां पे हॉस्टल में काम आ जाएगा। तो कहने का मतलब कुछ गलत हो रहा है यहाँ। तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे एग्रीमेंट हो, मेरे बच्चे, इस दोनों की जो शुरुआत होगी उसके लफ्ज बोला करेंगे ऑफर। शुरुआत कहां से हुआ करेगी? ऑफर से। लाजमी तौर पे मेरे बच्चे क्या होनी चाहिए? एक ऑफर होनी चाहिए। अब ऑफर कोई बेचने वाला भी कर सकता है, खरीदने वाला भी कर सकता है। ये नहीं कि लाजमी कोई बेचने वाला ही ऑफर करे या कोई खरीदने वाला ही ऑफर करे, दोनों तरफ से ऑफर हो सकती है। लेकिन जब तक ऑफर नहीं होगी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जब तक ऑफर नहीं होगी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगरचे ये 6 स्टेप्स हैं, यानी कि 6 तरह की चीजें जिनसे गुजर के हमने कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? ऑफर से। ये सबसे बेसिक चीज है। ऑफर के बगैर कभी भी ना कोई एग्रीमेंट बनता है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हुआ क्या, मिस्टर बी ने 10 लाख रुपए अपने घर से पकड़ा और आके ऑफर की मिस्टर ए को कि मिस्टर ए 10 लाख में अपनी ये गाड़ी मुझे सेल कर दो। अब मेरे बच्चे ये क्या हुआ? ये ऑफर हुई। मिस्टर ए ने क्या किया? इनकार कर दिया कि नहीं भैया 10 लाख रुपए में तो मैं नहीं बेचूंगा इसको। मुझे बताएं, जब उसने इनकार कर दिया क्या उसने उसकी मिस्टर बी की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, उसने तो इनकार कर दिया। ये कह लो कि उसने रिजेक्ट कर दी उसकी ऑफर। तो इसका मतलब ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है वो हाँ कर देता। वो क्या करता है? इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। लो भैया, सबसे पहले होती है ऑफर। जब ऑफर हो गई उसके बाद मेरे बच्चे उस ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो आज के बाद उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे हम, क्या कहते हैं, क्या बन गई? प्रॉमिस। ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाए तो क्या बनती है? प्रॉमिस। अगर ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट ही ना हो कभी भी प्रॉमिस नहीं बने। याद रखोगे मेरे बच्चे? इसका मतलब अब जरा प्रॉमिस प्रॉमिस के ऊपर रख के सोचो, लफ्ज प्रॉमिस को सोचो। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि लाजमी तौर पे कोई ऑफर हुई होती है और लाजमी तौर पे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो फिर क्या बनती है? प्रॉमिस। आज के बाद कभी भी कोई बंदा बोले ना कि यार मेरी प्रॉमिस हुई है किसी के साथ, तो पक्की बात है क्या हुई होगी? ऑफर हुई होगी, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया होगा। आगे इनके भी कुछ रूल्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि ऑफर कैसे होती है। हर ऑफर वैलिड नहीं होती। एक्सेप्टेंस भी देखेंगे, हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होगी। यही तो हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 से लेके। अच्छा ये याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर ये जो 5 है, यहां तक हम सीखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं। चैप्टर नंबर 6 से 10 तक हम सीखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट, बने हुए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होते हैं। इन दोनों के अपना अपना बिल्कुल अलग है ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक। आगे कुछ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, कुछ और एक्ट्स। तो मेरे बच्चे दोबारा आओ, हम चाह रहे हैं कि हम प्रॉमिस बनाए। प्रॉमिस कैसे बनती है? जब कोई एक बंदा ऑफर करे और जिसको ऑफर की गई हो वो बंदा क्या कर ले? उसको एक्सेप्ट कर। अब मैं आपको कहता हूं कि ये जो पंखा है ये 500 रुपए का खरीद लो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऑफर कर, मैं ये पंखा बेचना चाह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं ये 500 का खरीद लो, मैं क्या कर रहा हूं? आपको ऑफर कर रहा हूं। आपने कहा कि सर हम पागल हैं, हम खरीदें 500 का ये पंखा, तो एक्चुअली आपने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो मैं कह दूं यहाँ पे प्रॉमिस होगी, मैं कहूँ चलो निकालो 500 रुपया, नहीं वो तो हुआ ही नहीं अभी वादा शादा। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन अगर मैं कहूँ 500 का खरीदो, आपने कहा कि ठीक है सर हम खरीद लेते हैं, ऑफर हुई और वो क्या होगी? एक्सेप्ट। तो क्या बन गई? प्रॉमिस। अब मेरे बच्चे देखो, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि 10 लाख की ये गाड़ी दे दो। मिस्टर ए ने क्या कर लिया? इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या बन गई है? ये प्रॉमिस बन गई। जब प्रॉमिस बन गई, जब ये प्रॉमिस बन गई है, अब हमने मेरे बच्चे इस प्रॉमिस को बनाना है एग्रीमेंट।
प्रॉमिस से क्या बनता है? ऑफर से क्या बनता है? प्रॉमिस। क्योंकि ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है? ऑफर ही ना हो तो कभी प्रॉमिस नहीं बनती। ऑफर से बनती है प्रॉमिस, जब वो एक्सेप्ट हो जाए। जब प्रॉमिस बन जाए, हमने उस प्रॉमिस से बनाना होता है एग्रीमेंट। अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेंगे, हमने क्या बनाना होता है उस प्रॉमिस से? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट बनाने के लिए मेरे बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉमिस में यहां पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और उसका नाम होगा कंसीडरेशन। लफ्ज क्या बोलेंगे? कंसीडरेशन। क्या लफ्ज बोलेंगे? कंसीडरेशन। अच्छा, कंसीडरेशन क्या होता है सादा अल्फाज में? फायदा। कंसीडरेशन किसको कहते हैं? फायदा। और फायदे का यहां पे मतलब क्या है कि जब एक पार्टी ऑफर करे, दूसरी एक्सेप्ट करे, प्रॉमिस बन जाए, उस प्रॉमिस के अंदर दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन भी होनी चाहिए, मतलब फायदा भी होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता एक को कुछ भी ना मिले, एक बंदे का कोई भी फायदा ना हो और दूसरे का फायदा हो। ऐसा हो नहीं, दोनों के लिए फायदा। अब ये भी याद रखना, ये जो फायदा हो ये एक के लिए रहो, ये दोनों के लिए फायदा होना चाहिए, दोनों को कुछ ना कुछ मिले। वो जो मिलना होता है ना एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो जो हमें मिल रहा होता है कुछ ना कुछ, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। क्या लफ्ज बोलते हैं? कंसिडरेशन। क्या लफ्ज बोलते हैं? कंसिडरेशन। मुश्किल बात तो नहीं। अब मैंने आपको कहा कि ये पंखा 500 रुपए का खरीद लो, आपने कहा कि ठीक हो गया सर 500 का खरीद लेते हैं। आपने मैंने ऑफर की 500 का खरीद लो, आपने क्या कर लिया? उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो क्या बन गई? प्रॉमिस। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों पार्टीज के लिए यहां पे कुछ ना कुछ फायदा है? मुझे बताएं कि मेरे लिए फायदा क्या है? तो 500 रुपया। आपके लिए फायदा क्या है? ये पंखा। तो मेरे बच्चे इसका मतलब दोनों के लिए फायदा है। तो हम कहेंगे जब हम प्रॉमिस में क्या ऐड कर दें? कंसिडरेशन, तो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। अगर कंसिडरेशन ना हो, दोनों के लिए ना हो, तो कभी भी वो प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं बनेगी। यार कोई, अब जस्ट एग्जांपल, आप कहते हैं सर ये पंखा दे दें, मैंने कहा कि ठीक हो गया, ले लो। आपने ऑफर की, मैं क्या कर रहा हूं? उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है ले लो। आप लेके जा रहे हो, मैंने कहा रुक तो सही, वो मुझे तो कुछ दे। कहता सर दुआएं दूंगा। अच्छा, कानून में दुआओं की कोई कीमत नहीं होती, याद रखिए। ये ना कहना कि कहीं होता है ना कि दुआओं के बदले में मैं चीज बेच रहा हूं। कानूनी तौर पे वो आखिरत में आपको नेकियां बड़ी मिलेंगी, लेकिन कानूनी तौर पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती दुआ की। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कानूनी तौर पे वैल्यू दुआ की कोई नहीं होती। वैसे तो बड़ी वैल्यू है ना दुआ की भी और बददुआ की भी। इसलिए तो हम जब पेपर देने जा रहे होते हैं वहां पे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बड़े मांगने वाले होते हैं, और कई बेशर्म ऐसे होते हैं जिनको पैसे ना दो वो बदवा देते हैं, ठीक है फिर फेल ही होएंगे तुम। हम वापस आता हो ना ना तेरी मेहरबानी फाड़, ये बोल अब मैं पास हूंगा। कितने डरे हुए हो। हमें लग रहा होता कि इसी की वजह से आज मेरा पेपर पास होना है या इसी की वजह से फेल होना। तो वो ये ना कि वो डिजर्विंग लोग होते हैं, मोस्टली वो डिजर्विंग नहीं होते, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन हमारा खौफ उस वक्त हमें इतना मजबूर करता है, उनकी बड़ी कमाई होती है वहां। आपकी सोच है जितनी वो कमाई करके निकलेंगे, इतना तो शायद आप सीए करने के बाद ना बढ़े कमाई जितना उस दिन आप उनको दे देते। किसकी वजह से? डर की वजह से कि शायद इनको पैसे देने की वजह से आज मैंने पास हूं। तैयारी पे तो आपका इतना की भरोसा होता है, लेकिन उस चीज पे बड़ा भरोसा। तो इसलिए खुदा के लिए अल्लाह ताला पे भरोसा किया करें, तैयारी करें, लेकिन तैयारी की कोई औकात नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला पे, यानी कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला पे यकीन है, फिर तैयारी भी अच्छी करें। अल्लाह ताला यही कहते हैं कि इंसान के लिए सिर्फ कोशिश है, आपने कोशिश करनी है, बगैर कोशिश के तो कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा कहीं नहीं अल्लाह ताला ने कहा कोशिश प्लस फकीर को पैसे फिर मैं पास करूंगा, कहीं लिखा हो? कोशिश लिखी हुई है आपके लिए, कोशिश करो। इंशाल्लाह जिस चीज के लिए कोशिश होगी अल्लाह ताला वो आपको लाजमी देगी। ये तो दुनिया के लिए कोशिश है ना पेपर पास करना, आखिरत में तो इसका कोई लेना देना। ये आखिरत के लिए कोशिश तो नहीं, तो इंशाल्लाह दुनिया में इसका अजर मिलेगा और वो पास की शक्ल में मिलेगा। ले बेटा वापस आओ। देखो, मैं कभी नहीं देता था उनको पैसे, कम से कम वहां पे नहीं देता। ये तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इस वजह से पास हूँ, और वो लगते भी नहीं थे कि डिजर्विंग है, तो मैं क्यों दूं इनको? उनके पास गाड़ियां हैं, सारा कुछ है, वो तो सिर्फ दिखाते नहीं यार, तो कहीं दूर खड़ी करके आए होते। और मैं धक्के खाता वो रक्शे पे चिंची पे गया। तो खैर वापस आओ, ये मैं इसलिए बात बीच में कोई बातें कर देता हूँ ताकि ये पिछली बात आप भूल जाएं, दोबारा याद करते हैं उसको। अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट करें या एग्रीमेंट करें, उसकी शुरुआत कहां से होगी? ऑफर से। ऑफर ना हो कभी भी कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जब ऑफर हो तो मेरे बच्चे वो फौरन से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता? नहीं नहीं, अभी तो इसने एक्सेप्ट होना है, अब पता नहीं एक्सेप्ट होगा कि नहीं। लेकिन अगर ऑफर एक्सेप्ट होगी तो क्या बनती है? प्रॉमिस। अगर ऑफर एक्सेप्ट ना हो तो क्या प्रॉमिस बनेगी? हो ही नहीं सकता। अब अगली बात मेरे बच्चे, प्रॉमिस को हमने क्या बनाना है? एग्रीमेंट। अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। उसी प्रॉमिस को हमने एग्रीमेंट बनाना है। लेकिन मेरे बच्चे प्रॉमिस एग्रीमेंट कब बनती है? जब उस प्रॉमिस में क्या ऐड कर दिया जाए? कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होती है बोला?
तो दोनों पार्टीज को उस प्रॉमिस में फायदा हो, जब प्रॉमिस हो जाए, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस बन गई, उस प्रॉमिस के अंदर जो दोनों पार्टीज का फायदा है, उस फायदे को क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। और ये दोनों के लिए हो, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने आपको कहा था कि मैंने कहा कि ये पंखा खरीद लो, आपने कहा कि ठीक है, आपने पंखा लेकर चले गए, मैंने कहा भाई पैसे तो दो, कहते सर वो फ्री में दे दें। मैं कहता हूँ पंखा ले लो, आपने कहा कि ठीक है, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, प्रॉमिस बन गई, आप लेके जा रहे हैं, कह रहा हूँ भाई मुझे पैसे दो, कहते सर आपने पैसे की बात की, तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पंखा देने के लिए फिर आपको लायबल नहीं। खैर सीखेंगे इस बात को। अगर कोई बंदा कहता ना, मैं आपको कहता हूँ ये मोबाइल लो, गिफ्ट रख लो, आपने ले लिया उसको, कल मैंने कहा वापस कर, आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अब कानूनी तौर पे आप कहेंगे ये तो मेरा हो गया मोबाइल, मैं कहूंगा तेरा कैसे होगा, मैंने कौन सा बेचा है? आपने गिफ्ट तो दिया है। अब वहां पे क्या होगा, मैं कहूंगा मैंने आपको ये मोबाइल दिया, लेकिन बदले में मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। अगर मुझे नहीं कुछ मिला, ना हमारा कोई एग्रीमेंट है, ना ही हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, गिफ्ट के भी कुछ असूल होते हैं, वो पढ़ेंगे जाके चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि ये क्या होता है। बल्कि इसकी हम कुछ बातें चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर ही कर लेंगे कि गिफ्ट वगैरह क्या होता है। वैसे ये मोबाइल जब मैं आपको दे दूंगा वापस ले नहीं सकता, वो भी एक असूल होता है, वो भी देखेंगे। दे दे फकीरा, ले बेटा, दोबारा ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, प्रॉमिस में क्या ऐड करेंगे तो वो बने, एग्रीमेंट बने कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होती है? दोनों के लिए फायदा। अब मेरे बच्चे वापस आओ, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि 10 लाख ले लो और ये गाड़ी दे दो। मिस्टर ए ने उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, प्रॉमिस बन गई। अब मुझे बताओ मिस्टर ए के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? वो 10 लाख रुपए, ऐसे ही बच्चे। मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? वो गाड़ी मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन, ऐसे ही। इसका मतलब दोनों को कुछ ना कुछ मिलना, तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अब अगली बात आ गई, हम चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट बने कॉन्ट्रैक्ट। हम एग्रीमेंट को क्या बनाना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये एग्रीमेंट क्या बन जाए? कॉन्ट्रैक्ट। और जो हम ऐड करेंगे वो क्या होगा? उसके लफ्ज बोलेंगे इनफोर्सेबिलिटी। क्या लफ्ज बोलेंगे? इनफोर्सेबिलिटी। ये सारा कुछ किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, और जो आपने नोट करना होगा ना यहाँ पे क्लास के अंदर, उसी तरह I2P के अंदर जो लिखना है आपने किताब के ऊपर लिखना है। इसका कोई रजिस्टर ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी, और ना ही उसके बाद बेशर्मी है कि इन किताबों को बेचना, क्योंकि बिकनी को नहीं, फायदा को नहीं। I2P वो PRC की किताबें तो आपने साफ सुथरी रखी थी ना, 10/10, ताकि बेच सकें, हैं? तो लेकिन ये किताबें आप बिकनी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम 10, उसके बाद फायदा को नहीं, किताबें कुछ और होंगी। इसलिए जो लिखना है किसके ऊपर लिखना है? ये कारोबार नहीं करना मेरे बच्चे आप। मैं कह रहा हूँ अब तो सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज करने लोग, PRC की किताबें पड़ी हुई है, ये किताबें इतने की खरीद लो यार, रख लो, या किसी को दे दो, सदका जारी है, फायदा होगा आपको। बड़े सारे बच्चे हैं बेचारे, वो उनके लिए देखो खरीद तो सकते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से खरीदते हैं बड़ी सारी चीज़ों को, बड़ी उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट उनके लिए बड़ी ज़्यादा होती है। बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, यहाँ यहीं पे बैठे हो, तो बेहतर ये है कि किसी का फायदा कर दो। और कितना कमा लोगे, क्या कर लोगे उससे? 2,000 का, 500 का, 2500 का, सर आप भी फिर फ्री पढ़ा दें, आप क्या कर लोगे हमसे पैसे लेके? भी बेचेंगे, चलेंगे। भूल गए ना कि पिछली बात, दोबारा वापस, ऑफर हो और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्या बनता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि वो एग्रीमेंट बन जाए? कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होती है बोला? दोनों के लिए फायदा। ये फायदा खाली नहीं रखना, लफ्ज पूरा रखना है, दोनों के लिए फायदा, कि दोनों के लिए कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि उस एग्रीमेंट जो बन गया हमारा, हम उसको बना दें कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट में क्या ऐड करना पड़ेगा? इन्फोर्सेबिलिटी। और इन्फोर्सेबिलिटी होती है कानूनी कार्रवाई। इन्फोर्सेबिलिटी किसको बोलते हैं? कानूनी कार्रवाई का इरादा या हक, इसको बोलते हैं इन्फोर्सेबिलिटी। यानी कि अगर किसी ने वादा पूरा ना किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर तो कानूनी कार्रवाई है तो समझ लो वही कॉन्ट्रैक्ट, देखो एग्रीमेंट में हमने क्या की है? कानूनी कार्रवाई, और वो एग्रीमेंट क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एग्रीमेंट में से कानूनी कार्रवाई निकाल दें, वो जस्ट क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। अगर हम एग्रीमेंट के अंदर कानूनी कार्रवाई ऐड कर दें, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जब हम लफ्ज बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ऐसी ऐसा आपका वादा हुआ है, वो वादा ही, अच्छा है ये वादा ही, एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट भी होता वादा ही है। लेकिन वैसे हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सीखा है
ये बनता कैसे है? ये दोनों जो चीजें ना, ये हम ऐड नहीं करते एक एक करके, कि ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। अब जस्ट एग्जांपल मान लो, एक 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 स्टूडेंट सुबह गया एडमिशन ऑफिस में अब्दुल्ला साहब के पास। स्टूडेंट ने अब्दुल्ला साहब को कहा कि सर मैंने बी लॉ पढ़ना है, 8,000 में मुझे बी लॉ में एडमिशन दे दें। यहाँ पे मिस्टर ए, जो मिस्टर एस है स्टूडेंट, अब्दुल्ला साहब को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। ऐसे ना मेरे बच्चों, अब्दुल्ला साहब ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी तो क्या बन गई, प्रॉमिस। अब अगले जो दोनों चीजें ना, वो एक एक करके नहीं ऐड करनी। अब आपने सीख लिया, अब आप कहेंगे अब्दुल्ला साहब जरा रुकें, अब हम क्या बनेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। कहेगा कैसे बनेगा, अब वो तो नहीं, उसने तो नहीं पढ़ा हुआ, आपने तो पढ़ लिया। अब आप कहेंगे इस प्रॉमिस में सर ने कहा था हम ऐड करेंगे कंसिडरेशन, फिर ये क्या बनेगा, एग्रीमेंट। तो कंसिडरेशन क्या था, सर ने कहा दोनों के लिए फायदा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने ये ऑफर मेरी एक्सेप्ट कर ली, बी लॉ में एडमिशन दे दो, मेरा फायदा क्या है कि मुझे बी लॉ की कोचिंग मिलेगी, ये मेरा फायदा है। और आपका फायदा क्या है कि आपको फीस मिलेगी। हाँ, फायदा तो दोनों का है। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो गई और ये क्या बन गया है, एग्रीमेंट। लेकिन अब्दुल्ला साहब हमने बनाना कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके लिए अगले स्टेप, इस एग्रीमेंट में हमने क्या ऐड करनी है, इन्फोर्सेबिलिटी। तो बनना है कॉन्ट्रैक्ट। अब्दुल्ला साहब कल अगर मैं फीस ना दूं, मुझे बताएं, क्या आप मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं करेंगे। कहेगा करेंगे बेटा, ठीक हो गया, समझ आ रही है। और अब्दुल्ला साहब मैंने एडमिशन तो ले लिया, अब अगर आपने मुझे ना पढ़ाया तो मुझसे क्या तो करते, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा कि नहीं। करेंगे तो सही। कहता आप समझ आ गई। इसमें क्या हमने ऐड कर दी है, इन्फोर्समेंट, कानूनी कार्रवाई। ये हर जगह पे नहीं होती, ये भी हम देखेंगे, एग्जांपल देंगे आप, कि ये जो कानूनी कार्रवाई है, यानी कि कुछ जगहों पे सिर्फ एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। लेकिन कुछ जगहों पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। वो कहाँ पे बनते हैं वो भी बता देगा, यहाँ पे परेशान नहीं होना आपको। एक ऐसी कौन सी जगह होंगी जहां पे एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाता है, वो भी पता चल जाएगा आपको। और जहां पे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ भी ख्याल, कि मैं आपको कहता हूँ बेटा, वो मेरा मोबाइल किधर गया, मैंने कहा हो सकता मैंने भेज दिया। मैं मैं आपको इस बच्चे के पास मोबाइल है, मैं उसको कहता हूँ कि बेटा ऐसा करें, ये मुझसे मोबाइल ले लो और ये अपना मोबाइल मुझे दे दो। ये बार्टर सिस्टम है मेरे बच्चे। इसने मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई। अब ये क्या बन गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन, मेरे लिए कंसिडरेशन इसका मोबाइल, और इसके लिए कंसिडरेशन मेरा मोबाइल। तो दोनों के लिए फायदा है। तो कंसिडरेशन ऐड हो गई, ये क्या बन गई, प्रॉमिस। ऐसे ही ना, सॉरी एग्रीमेंट, सॉरी। तो क्या हो गया, एग्रीमेंट। अब अगर मान लो कि जब हमारा वादा हो गया था, अब अगर हम में से कोई मोबाइल मैं ना इसको दूं वादे के बाद और ये ना दे, हमारा कानूनी कार्रवाई का हक भी है। और वो कहाँ पे होता है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये अभी मैं बता दूंगा आपको, ये किन जगहों पे कानूनी कार्रवाई का हक होता है, किन जगहों पे कानूनी कार्रवाई का हक नहीं होता, क्या होती नहीं कानूनी कार्रवाई। यहाँ तक की बात समझ आ रही है मेरे बच्चे। अगर कोई बंदा आज के बाद आपसे कोई पूछ ले, अच्छा बता एग्रीमेंट क्या होता है, हम उसको बोलेंगे ऐसी प्रॉमिस जिसमें दोनों के लिए कंसिडरेशन। देखो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के लिहाज से बताते जाए उसको। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बता प्रॉमिस क्या होता है, आप उसको बताएंगे अगर ऑफर हो और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए, या एक्सेप्टेड ऑफर क्या बनती है, इक्वेशन के मुताबिक बताते हैं उसको। एक्सेप्टेड ऑफर क्या बनती है, प्रॉमिस। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बता कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो इक्वेशन के मुताबिक बताना है। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो, वो क्या होता है, यही इसकी डेफिनेशन है। हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बता एग्रीमेंट क्या है, तो क्या बोलोगे उसके लिए, ऐसा प्रॉमिस जिसमें दोनों के लिए कंसिडरेशन, तो क्या होगा वो एग्रीमेंट होगा। मुश्किल बात तो नहीं ना करो, पक्की बात नहीं बेटा। अब अगली बात हम करने लगे कि कहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी होती है और कहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती, इसको जरा देखिएगा बेटा। ये मियाँ बीवी है। हमारी क्लास कितने बजे तक है बोला, 11:45 तक है ना, ठीक है। 1.25 घंटे की क्लास है भैया, तसल्ली के साथ हर चैप्टर के 5 पेपर साथ ही करेंगे इंशाल्लाह कंप्लीट। ले बेटा, मिस्टर ए ने अपनी बेगम मिस बी को कहा आज हम डिनर पे जाएंगे, क्या डिनर पे जाना चाहती हैं? उसने क्या किया, इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अज्यूम कर लो ऑफर हुई डिनर की, और उसने क्या कर लिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, बाकी बातें अपनी जगह पे, डन हो गया कि रात 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा।
हम क्या करेंगे, हम डिनर पे जाएंगे, वादा हुआ हुआ। अब अगर ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, तो क्या बनता है, प्रॉमिस में क्या हो, कंसिडरेशन, तो क्या बनता है। अब यहाँ पे ये खाना, बेगम खाना खाएंगी, और इसको वो जो जो एक हस्बैंड के जो उसकी शरई जिम्मेदारियां हैं, वो शरई जिम्मेदारियां पूरी करते करते हुए जो इसको वो फीलिंग आएगी है कि देखें मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, तो वो इसके लिए क्या है, कंसिडरेशन। अब जैसे हम कोई पार्क है, हम पार्क की टिकट लेकर उस पार्क में जाते हैं। अब वो जो टिकट ली है, मेरे बच्चे, हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ है, पार्क वालों के साथ। हमने उनको तो टिकट के पैसे दिए हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिला, वो जो फीलिंग है उस पार्क के अंदर घूमने में से, वो जो अम्यूजमेंट है, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए कंसिडरेशन है। तो अज्यूम कर लें ये क्या है, ये कंसिडरेशन, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब हमने देखना है ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है कि नहीं, और हमें क्या करना पड़ेगा, इस एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी। और इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, कानूनी कार्रवाई। भाई उसने कहा था कि 10 बजे तक मैं घर आ जाऊंगा, हम डिनर पे चलेंगे, बात तय होगी। अब हुआ क्या कि बेचारा अकाउंटेंट था, भूल गया ऑफिस के काम में, तो 12-1 बज गए, 11-12 बजे तक होटल वगैरह रेस्टोरेंट बंद हो गए। जब ये पहुंचा, तो भाई उस वक्त अज्यूम कर लो, बेगम पुलिस के साथ बैठी हुई, पकड़े इसको हैं। पहले तो हम चले वापस जाते हैं, अभी पुलिस को लेकर नहीं आते। हुआ क्या है कि उसने 10-11 बजे तक वेट किया, उसने कहा कि अब तो होटल भी बंद हो गए, इसका मतलब कि मेरे साथ वादा खिलाफी हुई है। अब बेगम चली गई सीधी थाने, उसने जाके थानेदार को कहा कि आप ऐसा करें, मेरे मियाँ के खिलाफ FIR कर। उसने पूछा कि हुआ क्या है। उसने कहा कि आज उसने मुझे खाना खिलाने का वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं किया, तो कानूनी कार्रवाई तो बनती है। अब वहां पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे वो जो थानेदार है उसको बताएगा कि ये जो इस तरह का मामला होता है, ये होता है डोमेस्टिक। इस तरह के मामला क्या होते हैं, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक जो इश्यूज होते हैं उनके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, उनके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये तो इस तरह तो घर घर में बथेरे वादे करते हैं लोग हैं। आपने भी घर वालों के साथ इतने वादे किए होंगे, आपने घर वालों ने आपके साथ बड़े सारे वादे किए होंगे। ये जो घरेलू वादे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, उसमें इन्फोर्सेबिलिटी कानूनी तौर पे ऐड। देखो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो कौन कौन से ऐसे मामला हैं जहां पे कानूनी तौर पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड होती है, या वो कौन से मामला हैं जहां पे कानूनी तौर पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। फिलहाल हम उनकी एग्जांपल ले रहे हैं, वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे कानूनी तौर पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ही नहीं होती। जब इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, इसका मतलब ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, इसलिए कभी भी यहाँ पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वो जो थानेदार अगर तो पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा हुआ, पाकिस्तानी ना हुआ, पढ़ा लिखा हुआ कोई, पाकिस्तानी तो कहते ठीक है, एना दुआ तो कमाने हैं कुछ ना कुछ, FIR कटन दे तो पैसे, उन छुटन दे तो पैसे। खैर, वो पिछले दिनों में था ना, एक फेसबुक के ऊपर एक वो क्लिप था थोड़ा सा, वो पतंग, जो पतंगबाज हैं उनके लिए कोई, या हवाई फायरिंग वालों के लिए, उनके लिए वो था, ऐलान करवा रहे थे किसी बुजुर्ग से कि ऐलान कर दें। अब मस्जिद में बुजुर्ग को ये तो कहा कि कोई हवाई फायरिंग ना करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, इसका ऐलान कर दो। बुजुर्ग ने फिर डिटेल में ऐलान करना शुरू कर दिया, वो तो सादा बंदा। उसने कहा कि भाई कोई बंदा हवाई फायरिंग ना करे, पुलिस पकड़ लेगी, फिर वो रिश्वत दिंदा दिंदा फिरेगा, रिश्वत लेके भी नहीं देना।